मित्रों, नोबेल पुरस्कारों का मौसम है और इस मौसम में जो भी शख्सियतें उभरती हैं नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में, उन पर चर्चा स्वाभाविक है। क्योंकि मेरा क्षेत्र और हमारे इस कार्यक्रम का क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर अदब से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इस बार के साहित्यिक जो पुरस्कार है नोबेल, उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। क्योंकि ये विषय ऐसे हैं कि ये विषय एक आध एपिसोड में समेटे जाने संभव नहीं होते। बहरहाल, अब इस बार जो मिला है ये एक अमेरिकी कवयित्री को मिला है, लुइस ग्लूक इसका नाम है। और लुइस ग्लूक जो है, ये इसका नाम मेरे एक बड़े निजी मित्र हैं जो साहित्य में जिनकी दिलचस्पी है, और साहित्य में न केवल दिलचस्पी है कि बल्कि साहित्य के एक स्तंभ भी हैं। तो जब ये पुरस्कार की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा, यार नाम तो सुना नहीं। तो मैंने कहा, ये नाम कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुना नहीं जाता, जिनको पढ़ा जाता है, जिन पर शोध होता है, और जो लोग वाकई अपना प्रभाव व्यापक स्तर पर सोचते हैं। और मैंने मजाक में ये भी कह दिया कि बंधु, अगर आपको कई नोबेल पुरस्कार साहित्य में मिल गया तो जो अमेरिका या दूर दराज के जो लोग बैठे हैं जहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ शायद वो भी लोग यही कहेंगे कि यार ये नाम सुना नहीं। तो इसमें एक सबसे बड़ी जो साहित्य के पुरस्कार में जो सबसे बड़ा संकट होता है, जो गुरुदेव टैगोर के वक्त भी आया था, और बाद में जो भारतीय साहित्यकारों के एक दो बार प्रयास भी हुए, तो उनमें बाधा एक बनी कि उनका मूल अनुवाद जो है अंग्रेज़ी में वो ज़रूरी है, इसके लिए शर्त है। तो वो अनुवाद साथ नहीं गया था। एक समय था जब कामायनी के बारे में चर्चा चली थी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के बारे में, कि कामायनी जो है ये उसी स्तर की है जिसको नोबेल पुरस्कार के लिए, जिस पर विचार होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। लेकिन कामायनी के रास्ते में एक बाधा एक ही थी कि कामायनी का अंग्रेज़ी अनुवाद नहीं था। और जब गुरुदेव के गीतांजलि जो काव्य संकलन है, उसके ऊपर जब ये पुरस्कार की बात चली, तो तब ये ट्रांसलेशन की शर्त भी आई। और उस वक्त स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि का स्वयं ही अंग्रेज़ी में अनुवाद किया, और जो अनुवाद के बाद वो उस पर चर्चा मुमकिन हुई, संभव हुई, और उसके बाद उनको पुरस्कार मिला। इस बार जो मिला है वो लुइस की बात मैं करता हूँ कि वो बेहद शांत ज़िंदगी जीने वाली कवयित्री है, और उसकी कुछ एक बातें हैं जो बिल्कुल जहन में घुस जाती हैं। ये कैम्ब्रिज से ताल्लुक़ रखती हैं, और ज़्यादातर ये है कि ये अपने आप में मगन रहने वाली कवयित्री हैं। और ये ख़ुद इन्होंने अपने वक्तव्य में भी ये कहा, जब जितने भी इंटरव्यूज़ बाद में, क्योंकि मीडिया दुनिया भर का नोबेल पुरस्कार विजेताओं के घरों पर दस्तकें बिछाना शुरू कर देता है। और अक्सर एक बात आपको और बताऊं दिलचस्प, कि नोबेल पुरस्कारों की जो सूचना है विजेताओं को अक्सर रात को दरवाज़ा खटखटा के दी जाती है। और यही बात जिसके साथ भी हुई, तो इसने भी कहा कि मेरा नाम तो कहीं चर्चा में भी नहीं था, ये कैसे हो गया, मैं बड़ी हतप्रभ हूँ, बड़ी हैरान हूँ। और हैरानगी का एक कारण इसका स्वाभाविक भी है कि इसने अपनी ज़िंदगी को बेहद रिज़र्व रखा हुआ था। और ये ख़ुद कहती थी कि मैं सिर्फ़ कविताएं जीती हूँ, और मेरे मन में कभी भी नहीं आया कि मैं कुछ सेलिब्रिटी बनूँ कविताओं के आधार पर, कभी भी नहीं आया। और मैंने कविताएं सिर्फ़ तब लिखी जब कविताएं मेरे जहन पे हावी हो गई। हमारी उर्दू अदब में और हिंदी साहित्य में भी इस बात का चर्चा होता है कि कई बार कविताएं मजबूर करती हैं लेखक को, कवि को, कि लिखो, मुझे लिखो। और यही स्थिति इसके पास थी कि ये कहती है कि मैं लिखती हूँ, और लिखती भी तब हूँ जब कविता मेरे जहन में उतरती है और मुझे विवश करती है कि नहीं, कागज़ पे उतारो, इसको अपनी लेखनी में कलमबद्ध करो और इसको सामने लाओ। और उस वक्त मैं कविताएं लिखती हूँ, और ज़िंदगी को मैं हमेशा अपने निजत्व के दायरे से, अपने इंडिविजुअल दायरे से कभी बाहर जाकर नहीं खेलती, ज़िंदगी के साथ जीती नहीं हूँ इस ढंग से। और मैंने अपनी ज़िंदगी हमेशा अपने साथ काटी है, अपनी संवेदनाओं के साथ काटी है, अपने एहसास के साथ काटी है। और इसलिए मैं इतनी रिजर्व लाइफ जीने वाली, और अगर मेरी कविताओं का इस तरह सम्मान होता है तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इससे बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धि क्या हो सकती है। तो उसे बड़ा अजीब लगा था। और क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसने एक शब्द कहा था अपने एक साक्षात्कार में कि ज़िंदगी में मैंने कभी भी, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कह सकती हूँ कि ज़िंदगी में मैंने ना तो कभी सेलिब्रिटी बनने का ख्वाब देखा, और ना ही मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। मैं कविताएं, जैसे हम कहते हैं ना कि आर्ट फॉर आर्ट सेक और आर्ट फॉर लाइफ से, कला के लिए, कला जीवन के लिए, तो इसका ये मानना था कि मैं जो कुछ लिखती थी
मूल रूप से स्वांतः सुखाय। अब मेरा स्वांत जो है, भीतर का जो मन है, वो कितना विकसित है, कितना विशाल कैनवस है, मैं इस बात की ओर कभी अंदाज़ा नहीं लगाती थी। और एक शायद जो बहुत पहुंचा हुआ कवि है या शायर है या सृजनशील मामलों में आगे रहने वाला व्यक्ति है, वो कभी इस बात का कैनवस पहले नहीं बिछाता। ये खुद ब खुद आगे चीज़ें फैलती जाती हैं। जैसे उर्दू का वो शेर है ना कि हमने जाकर देख लिया है हद नज़र से आगे भी, कि हमने जाकर देख लिया है हद नज़र से आगे भी, राह गुज़र ही राह गुज़र है, राह गुज़र से आगे भी। तो मित्रों, लेखन का जो रास्ता है वो इस तरह से खुद ब खुद आगे बढ़ता जाता है और उसमें नए नए आयाम जुड़ते जाते हैं। और इन्हीं आयामों को लेकर लुईस ग्लूक ने जब लिखना शुरू किया तो ज़िंदगी उस वक्त ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी नहीं थी। और एक बात उन्होंने, एक वाक़या कहा था जिसको हमेशा याद रखना चाहिए हर साहित्यकार को, कि मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ हूँ। तो समझती है कि जब उसका ये कहना है कि जब भी किसी लेखक को या कवि को या साहित्यकार को ये एहसास हो जाता है कि मैं कुछ हूँ, तो उसके बाद सृजन जो है कहीं ना कहीं वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। कहीं ना कहीं उस पर कुछ बाधाएं सामने आने लगती हैं, क्योंकि उसने एक सांचा बना लिया कि मैं कुछ हूँ। और उसको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के प्रयास में जब वो लेखन शुरू करते हैं तो उसके बाद चीज़ें गड़बड़ जा जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से इसका विषय जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म है, अस्तित्व को तलाश करने की बात है। और इसने स्वयं स्वीकार किया कि मेरी कविताएं अस्तित्व की तलाश को समर्पित कविताएं हैं। और मैं प्रयास करूंगी कि नोबेल पुरस्कार का मिलना मेरे लेखन पे हावी ना हो। मैं आगे लिखती रहूं और उसी गति से और उसी समर्पणशीलता के साथ लिखती रहूं जैसे मैं लिखती रही हूं, सहज भाव से। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।